नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। एनडीपीएस एक्ट के मामलों की बारीकियां समझाने 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। बिलासपुर और सरगुजा रेंज के 100 पुलिस अधिकारियों ने नारकोटिक्स मामलों की जांच के सीखे गुर। सिम्स के डॉक्टर के साथ युवक ने की बदतमीजी। पुरानी रंजिश के चलते डॉक्टर के घर पहुंचकर आरोपी युवक ने डॉक्टर को धमकाया। सरगंडा पुलिस कर रही है जांच। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को साथ कराने की तैयारी। सरकार को सौंपी गई तैयारी की रिपोर्ट। और सीएम विष्णुदेव साय बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में हुए शामिल। दरबार में आई मांगों को पूरा करने का दिया भरोसा। बस्तर दशहरा मनाने की राशि को भी किया गया दुगना। ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जांच के दौरान बरते जाने वाली सावधानियों को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। बिलासपुर और सरगुजा रेंज के लिए आयोजित इस कार्यशाला में करीब 100 से भी अधिक कर्मचारी और जांच अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उन्हें नारकोटिक एक्ट के तहत और उसके मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के साथ ही आरोपी की संपत्ति सीज करने की महत्वपूर्ण जानकारी कार्यशाला के दौरान दी गई। जी हां, दरअसल एनडीपीएस एक्ट के मामले में काफी सावधानी पूर्वक जांच की जाती है। जब्ती से लेकर गवाह और साक्ष्य को एकत्रित करने हर एक बिंदुओं को ध्यान में रखकर कार्यवाही की जाती है। नए कानून में बनाए गए प्रावधान को भी कार्यशाला के दौरान बताया गया। 2 दिवसीय इस कार्यशाला में नारकोटिक्स एक्ट से जुड़े हुए जांच के सभी बारीकियों को यहाँ बताया जाएगा। इसमें पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार बिलासपुर रेंज और सरगुजा रेंज के अधिकारियों का नारकोटिक से संबंधित जो प्रक्रिया है और उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को लेकर के 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी रेंज के अंबिकापुर और सरगुजा रेंज और बिलासपुर रेंज के अधिकारी यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इधर जिला प्रशासन के द्वारा इन दिनों शासकीय जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को बिलासपुर एसडीएम ने बन्नाकडी प्राथमिक शाला परिसर में अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्यवाही करते हुए अतिक्रमणकर्ता को बेदखली आदेश जारी किया। वहीं उसे 1 हफ्ता में अतिक्रमण हटाने को भी कहा गया, जिसके बाद मंगलवार को अतिरिक्त तहसीलदार गरिमा ठाकुर के द्वारा पुलिस बल, सरपंच एवं अतिक्रमणकर्ता के सामने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही शाला परिसर की बाउंड्री में लगे हुए नशीले पदार्थ, सिगरेट, पान, गुटखा आदि की बिक्री होने पर ठेला और लगाकर अतिक्रमण करते पाए जाने पर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई तथा ठेला हटवाया गया। जब भी हमें शासकीय भूमि पर अतिक्रमण या कुछ हेरफेर की शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। बीते दिनों हमने खमतराई में भी कार्रवाई की और अभी वर्तमान में बन्नाकडी की शिकायत मिली थी, जिसमें स्कूल परिसर पर एक अतिक्रमण की शिकायत मिली थी। उसको विधिवत 248 में बेदखली आदेश किया गया और उसके पश्चात अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। उसके अतिरिक्त हमारे द्वारा नियमित रूप से जो कोटपा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें स्कूल के आसपास जो भी तंबाकू उत्पाद हैं उनका अगर विक्रय किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई आज की गई है बन्नाकडी में। इधर सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या कर फरार मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह बस में सवार होकर झारखंड के गोदरमाना से चढ़कर अंबिकापुर की ओर जा रहा था। उसे बलरामपुर कोतवाली के सामने बस से उतरवाकर पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे झारखंड में ट्रेस किया था। पुलिस लगातार उसका लोकेशन ट्रेस कर रही थी। बस के बलरामपुर पहुंचने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। फिलहाल उसे कोतवाली बलरामपुर में साइबर सेल में रखा गया है और पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उससे अभी पूछताछ की जा रही है। सरकंडा थाना क्षेत्र देर रात पत्थर और ईंट से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां चिंगराजपारा स्थित आत्मानंद स्कूल में एक 37 वर्षीय इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चालक सत्यनारायण यादव की लाश मिली है, जिसके चेहरे पर भी गंभीर रूप से चोट के निशान हैं। चेहरे पर बुरी तरह से हत्यारे ने पत्थर से वार करके सत्यनारायण की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि स्कूल परिसर में लाश मिलने से पूरा परिसर और आसपास के लोग दहशत में हैं। रिक्शा चालक सत्यनारायण
लिंगिया डी सरकंडा का रहने वाला था। लाश मिलने की जानकारी पुलिस को हुई, जिसके बाद पुलिस ने आला अफसरों की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां शव का पंचनामा तैयार किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने कहा कि आपसी विवाद के कारण इस घटने को अंजाम दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकंडा थाना क्षेत्र में ये आत्मानंद स्कूल है, उसमें बाउंड्री के अंदर कोने में जो है एक पुरुष की डेड बॉडी मिलने की सूचना आई थी, जिस पर तत्काल सरकंडा पुलिस पहुंची है। मृतक की शिनाख्त कर ली गई है और इसमें मर्ग कायम करके आगे कार्रवाई की जा रही है और हमारे पास जो है आरोपियों के अहम सुराग मिले हैं। शीघ्र ही हम आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। सर, कितने समय घटना बताई जा रही है? ये रात्रि में संभवतः कुछ विवाद हुआ था और जिसके बाद यहाँ घटना हुई है और पत्थर से जो है सिर को कुचल करके उसकी हत्या की गई है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ साथ आधी रात युवक ने जमकर धक्का मुक्की की है। जी हां, यहां तक डॉक्टर का मोबाइल भी छीनकर जमीन में पटक दिया। सरकंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्व डिप्टी MS डॉक्टर विवेक शर्मा का इंदिरा विहार कॉलोनी में घर है। सोमवार की रात खाना खाने के बाद डॉक्टर शर्मा अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान आधी रात 1:15 पर स्वप्निल शर्मा जबरदस्ती उनके घर में घुस गया। गाली गलौज करते हुए स्वप्निल ने कहा कि तुम मुझे सिम्स अस्पताल में धांधली करने वाला कहकर निकलवा दिए हो। डॉक्टर विवेक शर्मा ने उसे गाली गलौज करने से मना किया। इस पर स्वप्निल ने धक्का मुक्की कर डॉक्टर का मोबाइल छीन लिया। वहीं मोबाइल को जमीन में पटक कर तोड़ भी दिया। ये देखकर डॉक्टर विवेक शर्मा बहुत ज्यादा डर गए। इसके बाद धमकी देते हुए स्वप्निल मौके से चला गया। डॉक्टर ने मामले की शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मंगलवार को जनपद पंचायत कोटा अंतर्गत ग्राम पंचायत रमदेई के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम पंचायत रमदेई की सरपंच सीमा देवी जायसवाल और पूर्व सचिव कुमार सिंह मरावी पर सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच ने बिना ग्रामवासियों की सहमति के अपने भतीजे की ठेकेदारी में निम्न गुणवत्ता के निर्माण कराए गए हैं, जिससे गांव के विकास कार्यों में गंभीर अवरोध उत्पन्न हुआ है। आरोप है कि फर्जी बिल और बाउचर के माध्यम से करोड़ों रुपए का गबन किया गया। ग्रामीणों ने इस संदर्भ में कई बार शिकायतें की, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। परेशान होकर ग्राम पंचायत ने 4 अक्टूबर को 9-1 के बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। इसके बावजूद सरपंच और पूर्व सचिव को नियम विरुद्ध बहाल कर दिया गया, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया। अब वे अपने भतीजे संदीप जायसवाल और अन्य समर्थकों के साथ मिलकर ग्रामवासियों को धमकाने का काम कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल अपने समर्थकों को ही पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से अपील की है कि भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों पर उचित कार्यवाही की जाए। हम लोग यहाँ जनता के हित के लिए काम करने यहाँ आए हैं और हमारे पंचायत में इतना कार्य हो रहा है, उसमें बहुत घोटाला होने जा रहा है। रमदेई पंचायत में क्या है, वो नया सचिव, पुराना सचिव था, उसको सचिव को भी यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया। अपने मनमौजी से सचिव लाया है और बिना पंचायत प्रस्ताव का वो मनमानी ढंग से पैसा निकाल कर आहरण कर रहा है। सरपंच सचिव सीमा देवी जायसवाल। हमन ग्राम पंचायत रमदेई, तहसील रतनपुर, विकासखंड कोटा के हमन आयन। हमन ग्रामवासी मन के सब साथ आयन। हमन पंच मन हन। हमार 10 सदस्य पंच हैं, 10 पंच हैं। ओमा हम 9 पंच आए हैं, उप सरपंच सहित। काबर के ये जो सीमा भरत जायसवाल है, महिला सरपंच है, लेकिन ओहर अपन जो कोई भी काम के ना ओखर ठेका ला अपन जेठ के जो ये संदीप जायसवाल ओला ठेका देते थे और ओखर बाद में वो काम करवाते। इसमें मतलब
पूरा घटिया किस्म के काम करवाते और का करते। अभी हमन ला तो पूछबो नहीं करे, मैंने हमन ला हिसाब किताब बताए न हम ला पूछे, और हमन ला बिना बैठक ले ही अभी तो 3,88,000 के लगभग अभी वह राशि अभी हरण कर ली। हम जानबो नहीं करत रहें क्या पैसा नहीं करबो, तो ऑनलाइन के माध्यम में तो हम जान रहे। अब पंचायत भवन ला बनवाई तो पंचायत भवन के लोकार्पण है 29/8/2022 के हुई और 20/6/2022 के पंचायत के ओकर रिपेयरिंग के लिए 1,51,000 निकाल डाली, जबकि ओकर लोकार्पण हो नहीं रही। अभी 3,20,000 हमारे यहाँ अगले साल स्कूल भवन के मरम्मत के लिए निकले रही से, ओमा हल्का हल्का अतिरिक्त कमरा ला रिपेयरिंग कर दीस, ओकर बाद 3,20,000 वो घपला हो गए। अभी हमारे यहाँ हैंडपम्प तो हम मरम्मत करवाए नहीं है, लेकिन ओकरो पे 1 लाख रुपया भी हरण कर ली। पंचायत के बैठक नहीं करे, पंचायत के बैठक नहीं करे नहीं। अभी 2 अक्टूबर के जो ग्राम सभा हुई तो ग्राम सभा भी नहीं हुई। अच्छा, अभी मुर्मीकरण के नाम से निकले बैठक अभी करीब 2-3 महीना हो गए। एकर पहली बैठक होत रही, एकर पहली दूसरा सचिव रही से ना बसंत दीवान रही से, तो वह बैठक करत रही से, तो वह सही काम कर रही। मैं भ्रष्टाचार नहीं करम भाई, मैं सही सलामत काम कर, जिसना है तैसना ऐसे कही के तो बोला यार भगवा दीस, माने बोला हटवा दीस। और एक जने अभी सुमित यादव है ना, जेन हाँ पहले निलंबित रही से वो कर रखे सुमित यादव, बोला अभी लई से तहाँ ना हमन बोला चिन्हे नहीं है ना, अभी कोई पंचमन हमन नहीं चिन्हे है ना सचिव ला। अब अभी 3,88,000 के आहरण भी हो गए, न बैठक हो ही न चिन्हबो। ऐसे हर काम करे थे वो, तो हमन ये बात ला हमारे गांव के जनता मन ला बताए हैं, ते हमारे गांव के जनता भी मन जानी है और कहीं के नहीं ऐसा ला नहीं करे, ये तो हमन पैसा ला पानी की तरह बहाते। हमारे जनता के जो लिए जो पैसा है वो कोई उपयोग नहीं होते, निकाल के पैसा ला खाते। तो क्यों ना हमन अधिकारी मन तक के ये बात ला पहुँचे, तो हमन आप मन के साथ में कहीं नहीं जनता मन अब यहाँ ही घर मन के साथ में आए, जनता मन कहीं के चला भाई हम साथ देवो, कलेक्टर महोदय ला ज्ञापन दे आवेदन देवो, ये ला बताबो, ताकि एक पैसा के रख रखाव नहीं था अभी बाँचे है थोड़ा बहुत 15वें बीत के वो ले निकाल के पूरा ढकार दी। बिलासपुर के कुंदन पैलेस में 10 नवंबर को मारवाड़ी महिला संगठन द्वारा मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को प्रेस क्लब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के सदस्यों ने इस महोत्सव के बारे में जानकारी दी। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा और इसमें बिलासपुर वासियों को राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। समिति ने बताया कि इस महोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें ऊंट की सवारी, मैजिक शो और विभिन्न प्रतियोगिताएं शामिल है। कार्यक्रम में भोजन और अन्य सभी सामग्री का चयन राजस्थान के पारंपरिक व्यंजनों पर आधारित होगा, जिससे उपस्थित लोग राजस्थान की संस्कृति का आनंद ले सके। समिति ने शहरवासियों का आमंत्रित करते हुए कहा कि 5 वर्ष पहले भी इस तरह का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। इस बार कार्यक्रम में कई बदलाव किए गए हैं। प्रवेश शुल्क 60 रुपए निर्धारित किया गया है और सभी वर्ग के लोग इस महोत्सव में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित है। प्रतियोगिताओं में कोई भी हिस्सा ले सकता है। समिति का उद्देश्य है कि इस महोत्सव के माध्यम से बिलासपुर में एक मिनी राजस्थान की अनुभूति कराई जा सके, जिससे लोग राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से जुड़ सके। समिति ने सभी से आग्रह किया है कि वे इस कार्यक्रम में भाग लें और राजस्थान की अद्भुत संस्कृति का अनुभव करें। पहले सबको राधे राधे। मैं ममता मनीष अग्रवाल। इस कार्यक्रम के लिए मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होने वाला है और सब बहुत एंजॉय करेंगे। कार्यक्रम में आप जरूर से आइए और ये कंपटीशन रैंप वॉक होएगा और राजस्थानी थाली का कंपटीशन है और श्लोक कंपटीशन है। बच्चों के लिए बहुत अच्छे गेम्स है जो बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। हमने म्यूजिकल हाउजी रखा है जो बहुत डिफरेंट है, जैसे नॉर्मल आप लोग हाउजी खेलते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है ये हाउजी। इसमें गोल्ड सिल्वर कॉइन प्राइजेस हैं। मारवाड़ महोत्सव 10 नवंबर को कुंदन पैलेस में होने जा रहा है। ये कार्यक्रम में सभी समाज के लोग आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ ही साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो हम दिल से चाह रहे हैं कि आप मिनी राजस्थान, मिनी जयपुर को वहाँ पर महसूस करें और आए और वहाँ पे ज़रूर से हर एक चीज़ को देखें, मज़े करें। ये एक कार्यक्रम ऐसा है कि चैरिटी के साथ साथ और एंजॉयमेंट दोनों ही चीज़ हो रहा है, तो लोग भूल नहीं पाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो एक बार ज़रूर आइएगा 10 नवंबर को आप सबको।
5 साल पहले आयोजन हुआ था, आपको रहा तो क्या कुछ नया? 5 साल पहले और अभी में बहुत सारे अंतर दिखेंगे। म्यूजिकल हाउस दिखेगा, पपेट शो दिखेगी और राजस्थानी जो कुजीन है उसकी ऑथेंटिसिटी डिफरेंट रहेगी क्योंकि राजस्थान से आ रहे हैं सब कोई। स्टॉल्स पूरी तरीके से डिफरेंट रहेंगे, गेम्स पूरी तरीके से डिफरेंट रहेंगे। तो 5 साल और अभी में 5 साल बहुत बड़ा गैप है और बहुत सारी डेकोरेशन से लेके कॉम्पिटिशन तक के सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट। इधर चर्च ऑफ क्राइस्ट के नाम पर दर्ज 1 एकड़ कब्रिस्तान की जमीन को कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहित राम करकेट्टा ने अपने बेटे के नाम पर रजिस्ट्री करवा लिया था। शिकायत मिलने पर कलेक्टर अवनीश शरण ने इस मामले की जांच का आदेश दिया हुआ है। जांच में मामला सही पाए जाने पर जमीन का नामांतरण रद्द कर दिया गया और इसे ट्रस्ट के नाम वापस कर दिया गया। ये विवादित जमीन बिलासपुर तहसील के कुडुडंड पटवारी हलका नंबर 34 के अंतर्गत की है। आपको बता दें कि विधायक के बेटे शंकर राम करकेट्टा ने 16 दिसंबर 2021 को इस जमीन की रजिस्ट्री 99,22,000 रुपए में कराई थी और 9 फरवरी 2022 को इसका नामांतरण उनके नाम पर हो गया था। जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण नियमों के विरुद्ध था। आपको बता दें कि बिलासपुर एसडीएम पीयूष तिवारी ने धारा 51 के तहत पुनर्विलोकन करते हुए इस भूमि को कब्रिस्तान की भूमि के रूप में फिर से मान्यता दे दी है। हालांकि शंकर करकेट्टा ने अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति जताई कि यह खुली पड़ी भूमि है और कब्रिस्तान की भूमि नहीं है और बेशकीमती है, जिसका वर्तमान में बाजार मूल्य करोड़ों में है। हालांकि प्रशासन ने उनकी दलील को नहीं माना और कार्यवाही कर दी है। जी, हम तो प्रशासन का बहुत धन्यवाद देते हैं पूरे चर्च की तरफ से, क्योंकि 16/12/21 को कब्रिस्तान की ज़मीन बिक चुकी थी और रजिस्ट्री हो गई थी और शंकर करकेट्टा जो मोहित राम करकेट्टा के बेटे हैं उनके नाम से दर्ज हो चुकी थी और चर्च को जो है बिकने के 3-4 महीने बाद पता चला और उसके बाद चर्च ने एक्शन लिया और हम लगातार शिकायत करते रहे, क्योंकि पूर्व विधायक जो हैं मोहित राम करकेट्टा तानाखार से विधायक थे कांग्रेस के और उनके इन्फ्लुएंस में आकर सारी चीज़ें गतिविधियां चल रही थी और हमने प्रशासन को इस बारे में काफ़ी लिखा पढ़ी की और जो हमारे विशेष सलाहकार भैया हैं आलोक विल्सन, इन्होंने हर जगह इसके लिए लिखा पढ़ी की। बाद में ये हुआ नतीजा कि हमारे कलेक्टर साहब जो हैं वर्तमान के अवनीश शरण सर ने फिर से धारा 51 के तहत इसका पुनर्विलोकन करवाया और जब पुनर्विलोकन कराया तो उन्होंने सारे पेपर्स को देखे। हमारे चर्च को ग्रेवयार्ड रूल्स भी मिले हुए, ग्रेवयार्ड रूल्स में भी उस खसरे नंबर का दर्ज है वो कब्रिस्तान के लिए रेखांकित है, चिन्हांकित है। और उसके बाद भी जो संस्था के लोग हैं इन लोगों ने समझिए कि गलत तरीके से ज़मीन को बेचा और बाद में जांच पड़ताल होने के बाद में जब सारे प्रशासन ने जांच की बारीकी से तब उनको पता चली कि ये चर्च के कब्रिस्तान की ज़मीन है और उन्होंने उन तमाम चीज़ों को वापस कब्रिस्तान के नाम से वापस कर दिया। हम बहुत आभारी हैं प्रशासन का और आप सभी का, मीडिया वालों का, जिन्होंने बार बार इन बातों को रखा कि हमारे समाज को जो है वो ज़मीन जो कि बहुत ही आवश्यक है कब्रिस्तान के लिए हमको वापस मिलने पाई है। हम यही है कि अब जो कब्रिस्तान की ज़मीन हमको मिली है उसको हम सही तरीके से उसको मैनेज करके जो कब्जा उनका है मोहित राम करकेट्टा का उसको हम हटा करके कब्रिस्तान के लिए उसको तैयारी करेंगे और कब्रिस्तान में आने वाले समय में वहाँ पर फ्यूनरल हुआ करेगा और रजिस्ट्री जो है उनका शून्य कराने के लिए हम लोग लगे हैं और बहुत जल्दी शायद रजिस्ट्री भी 10-15 दिन के अंदर शून्य होने की संभावना है। एक शिकायत आई थी कि चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन के पूर्व पदाधिकारियों के द्वारा जो कब्रिस्तान की भूमि है जो उनके चर्च के बाई लॉस में कब्रिस्तान अंकित है उसका विक्रय कर दिया गया है, तो उसका विधिवत जांच करवाएगा और जांच से इस बात की पुष्टि हुई जिसके आधार पे अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा इसको पुनर्विलोकन हेतु आवेदन किया गया और पुनर्विलोकन लेकर इन बातों की प्रमाणित हुई कि यह उनके बाई लॉस में कब्रिस्तान की भूमि है और कुछ अन्य वायलेशन थे जिसके आधार पर इसके नामांतरण को निरस्त कर दिया गया है। आगे की कुछ कार्रवाई सर किस तरीके से? आगे भी और जांच जारी है और अन्य शिकायतें भी हैं जिस पर जांच कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories,
smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव की वजह से विकास कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जिसे देखते हुए अब केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ रही है। इसके लिए रामनाथ कोविंद की कमेटी ने एक देश एक चुनाव के लिए अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, जिस पर उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्थानीय चुनाव पर इसे अमल में लाने की कोशिश हो रही है, जिसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ संपन्न होंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरी रूपरेखा बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार को सौंप दी गई है। सरकार अब इस पर निर्णय लेकर अधिसूचना जारी करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव जनवरी महीने में संपन्न होंगे। मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण और अन्य कार्यों को नवंबर के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद उम्मीद है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाए। हालांकि जनप्रतिनिधि भी मानते हैं कि नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने चाहिए। ये मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से ये और लोगों के हिसाब से, देश के हिसाब से बहुत सही कदम है। इससे न सिर्फ हमको एक ही समय में दो इसमें संस्थाओं में अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अवसर मिलेगा, बल्कि इससे जो अलग अलग जो चुनाव होता रहा, इससे इसका जो खर्चा है आखिर उसका भार भी प्रदेश सरकार और राष्ट्र देश की सरकार के ऊपर पड़ता है। अगर दोनों चुनाव एक साथ हो जाता है तो कम से कम खर्चे में दोनों चुनाव संपन्न हो सकता है और इसका लाभ निश्चित रूप से लोगों को होगा। सिविल लाइन पुलिस ने अलग अलग किश्तों में प्लांट बेचने का झांसा देकर ठगी करने के मामले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सिविल लाइन प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया कि मंगला श्रीराम रेसिडेंसी निवासी एकता साहू ने शिकायत दर्ज कराई कि वे मंगला चौक में स्थित 36 मॉल घूमने आई थी। इसी दौरान डिजायर ताज वेकेशन कंपनी के कर्मचारी ने उनसे संपर्क किया। डायरेक्टर पिंटू रमेश सोनकर, मयूर चंद्र कुमार मेश्राम, प्रशांत कोबरा गढ़े ने उन्हें जानकारी दी कि वे भारत के पर्यटन स्थलों में लोगों को घुमाते फिराते हैं। उसी रकम से धमनी में एक प्लाट भी देते हैं। कंपनी घुमाने फिराने और प्लांट की रकम भी किस्तों में लेती है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग पैकेज तय कर रखा है। कंपनी के कर्मचारियों के झांसे में आकर उन्होंने 3,35,000 रुपए जमा कर दिया। उसके साथ ही अन्य परिचितों से भी रुपए जमा करा दिए। कंपनी के कर्मचारियों ने उनसे रसीद उन्हें ले ली और कंपनी की ओर से कुछ लोगों को घुमाने के लिए भेजा गया। वहीं कंपनी की ओर से ठीक व्यवस्था नहीं की गई थी। इस पर लोगों ने कंपनी पर जल्द ही प्लाट की रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाया। इससे कंपनी के अधिकारी कर्मचारी ऑफिस बंद कर भाग गए। पुलिस ने एकता साहू और अन्य शिकायतकर्ताओं की रिपोर्ट पर पिंटू रमेश सोनकर, मयूर चंद्र कुमार मेश्राम, प्रशांत कोबरा गढ़े और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। प्रार्थी द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके साथ आरोपियों द्वारा मिलकर 1,000 स्क्वायर फीट प्लाट देने की बात और नई स्कीम और अलग अलग पॉइंट पर घुमाने की बात को लेकर उनके साथ अलग अलग किस्तों में रकम जमा कराई गई, जिस संबंध में जांच किया गया। जांच पश्चात अपराध पाए जाने पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। इधर जगन्नाथपुरी तीर्थ स्थल से वापस लौट रहे संत की बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर निधन हो गया। इसकी जानकारी लगने पर पुलिस ने इसकी सूचना संत के परिजनों को दी। मृतक घनश्यामपुरी नाना बाबा के साथियों का कहना है कि उनके पास करीब 2.5 से 3 लाख रुपए नकदी था। वहीं मृतक के शरीर में सोने की अंगूठी और चांदी के आभूषण भी थे, जो कि गायब है। पुलिस को पंचनामा के दौरान मृतक के पास से 44,000 रुपए नगद मिला है। बहरहाल संत के इस मौत के मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। हमारे भाई साहब थे, वो सतना जिला से जगन्नाथपुरी तीर्थ करने गए थे नवरात्रि के पहले। वहाँ से वो लौट रहे थे। उनके पास पैसा था 2.5-3 लाख रुपए। अंगूठी की सोने की अंगूठी थी, अभी चांदी की अंगूठी 4-5 थी। एक चांदी की चैन थी, पैर में पहनते थे चांदी। संत थे सन्यासी नागा बाबा, घनश्यामपुरी नागा बाबा जी। अब उनका कल अचानक मृत्यु हो गया बिलासपुर प्लेटफॉर्म नंबर 6 में। ये मीडिया वाले रात में पुलिस वाले ने हमको फोन किया, हम अभी सुबह आए। अभी जब आए तो उनको देखे तो उनका कोई सामान नहीं। उनके पास 2.5-3 लाख रुपए था। उनका कागज पात्र कुछ भी नहीं है। हाथ में अंगूठी पहने थे, वो भी देखा तो वो भी नहीं है। हम
जो 3 घंटे तो अस्पताल में बैठे थे। उनके पास कुल 4400 रुपए निकला है। कोई इंक्वायरी, कोई परेशानी, बहुत जब परेशानी आई 4450 रुपए केवल निकला हुआ उनके पास। बाकी 2.5-3 लाख रुपए का गोल हो गया। चांदी की अंगूठी, सोने की अंगूठी, पैरों में पहनते थे छल्ला, वो भी गोल हो गया। हम साथ बिलासपुर में हुआ, आगे क्या होगा अभी इसको जाते संस्कार करेंगे, फिर साहब से आगे इंक्वायरी कैमरा वैमरा देखेंगे। अगर होने वाला होगा तो मिल जाएगा, नहीं परमात्मा भगवान जानेंगे, जब कोई तो वही जानेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होने बस्तर पहुंचे। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे जगदलपुर से बने नवनिर्मित बस्तर दशहरा सराय भवन का लोकार्पण किया और दंतेश्वरी मंदिर में माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर राजमहल परिसर में राज परिवार सदस्यों से मुलाकात की। उसके बाद सिरहासार भवन में आयोजित बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मांझी मुखिया, चालकी, कोटवार, पटेल मेंबरीन सहित गांव के प्रमुख मुखिया और दशहरा समिति से जुड़े सदस्यों ने अपनी अपनी मांगे रखी। मुख्यमंत्री ने सभी को गंभीरता पूर्वक सुना और उनकी मांगों पर यथोचित कार्य किए जाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही दशहरा पर्व को और भी भव्यता के साथ मनाए जाने की बात कही। वर्तमान में 25 लाख रुपए दशहरा के लिए स्वीकृत है, जिसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की। साथ ही मडिया सराय, जिसका प्रथम तल का निर्माण भाजपा के शासन में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान किया गया था, उसे भी उन्नयन कर सेकेंड फ्लोर के लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने की घोषणा मंच से की गई। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए सूबे के मुखिया ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें बस्तर के ऐतिहासिक 75 दिवसीय गौरवशाली बस्तर दशहरा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। सभी बस्तर वासियों को बस्तर दशहरा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई। मां दंतेश्वरी की कृपा सब पर बनी रहे, सभी का कल्याण हो, ऐसी कामना है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, बस्तर दशहरा पर्व समिति अध्यक्ष एवं सांसद महेश कश्यप, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद कांकेर भोजराज नाग, राज परिवार सदस्य कमल चंद भांजदेव सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ वासियों को दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बस्तर वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पर जो विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा है, जो 75 दिनों तक चलता है, और उसके मुरिया दरबार में आज हम लोगों को शामिल होने का सौभाग्य मिला। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, जो इस बस्तर के माटी पुत्र हैं, हमारे यहाँ जगदलपुर के विधायक और प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष हैं किरण देव जी, यहाँ के महाराजा साहब कमल धनदेव जी, हमारे दोनों सांसद भोजराज नाग जी, महेश कश्यप जी स्वयं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष भी हैं, हमारे सभी विधायकगण और पार्टी के वरिष्ठ जन, अधिकारी और सभी मांझी, चालकी, मेंबरीन सब की उपस्थिति में मुरिया दरबार संपन्न हुआ। इसमें हमारे मांझी, चालकी लोगों ने अपनी समस्या से सरकार को अवगत कराया है और निश्चित रूप से उस पर सरकार ध्यान देगी। और इस साल हम लोग संकल्प लिए थे कि इस बस्तर दशहरा को भव्य मनाएंगे और सब मिलकर इसको मनाए भी। पहले शासन यहाँ 25 लाख रुपया देता था, उसको सीधे बढ़ा के 50 लाख भी किए। और माड़िया सराय, जिसका निर्माण हमारी सरकार में ही डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब हुआ था, उसके दूसरे तल की मांग आई तो आज 50 लाख रुपए की उसकी घोषणा किए हैं। फिर भी कम है, क्या कि लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन हम लोग जब तक सरकार में रहेंगे तब तक ये मतलब जो विश्व प्रसिद्ध दशहरा है, यहाँ पर कैसे लोगों को सुख सुविधा पहुंचा सकते हैं, उस पर सरकार चिंता करेगी। कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा भटगांव क्षेत्र में कोयला खदान से उत्पादन को बंद किया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि अभी खदान में कई सालों का कोयला का भंडारण है, लेकिन उसके बाद भी अक्ल के अधिकारी अपनी मनमानी की वजह से इस खदान को बंद कर रहे हैं। विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से खदान का पर्यावरण
क्लियरेंस नहीं लिया गया, जिसकी वजह से 1 नवंबर से इस खदान को बंद कर दिया जाएगा। इसी के विरोध में अब केंद्रीय मजदूर संगठन भटगांव क्षेत्र के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार को एससीसीएल मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए संगठन के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने कहा कि खदान के बंद होने से उनके सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो जाएगा और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होंगे, जबकि यहाँ कोयले की अभी पर्याप्त मात्रा है। लिहाजा इस खदान को बंद नहीं किया जाए। संगठन ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी कंपनी के द्वारा 6 खदानों को इसी तरह से बंद कर दिया गया है। अभी ये 7वां खदान बंद किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के बाद अब 20 अक्टूबर को संगठन संबंधित क्षेत्र के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करेगी। इसके बाद 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। कर्मचारी संगठन के विरोध के बाद अब उम्मीद है कि कोल इंडिया इस दिशा पर विचार करेगा और कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने की कोशिश करेगा। आंदोलन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भटगांव क्षेत्र में 6 खदानें बंद कर दी गई। ये 7वां खदान 1 नवंबर से बंद करने का प्रबंधन द्वारा सूचना दिया गया कि 1 नवंबर से इसका सीटीओ जो है समाप्त हो रहा है, इसलिए 31 अक्टूबर के बाद ये माइंस नहीं चल पाएगी। क्या माइंस बंद करने की आवश्यकता है? क्या वहाँ कोयला समाप्त हो चुका है? कोयला अभी है, माइन का अभी लाइव भी है और मदर माइंस जो है भटगांव एरिया का भटगांव अंडरग्राउंड है और उस मदर माइंस में जो है प्रबंधन की लापरवाही से जो परमिशन इनको फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना चाहिए, इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना चाहिए, वो सबको न लेते हुए 38 साल से इन्होंने इलीगल तौर पर उस माइंस को चला रहा था। और जब आज सरकार की पॉलिसी आई, नीति आई एमडीओ मोड और रेवेन्यू शेयरिंग मोड पर, तो एमडीओ और रेवेन्यू शेयरिंग मोड को लेकर के प्रबंधन की सोची समझी राजनीति के तहत पूरे कोल इंडिया में 200 खदान बंद करना है, जिसमें कि भटगांव क्षेत्र के 7वां खदान बंद हो रही है। इसीलिए आंदोलन का जरूरत पड़ा। क्या आप लोगों की कोई चर्चा हुई है प्रबंधन से इस संबंध में? प्रबंधन से इस पर चर्चा हुई। प्रबंधन ने एक लाइन में बोला यही कि हम जो है आप लोग कुछ समय दीजिए, बंद होने दीजिए, 1-2 माह में चालू कर देंगे। लेकिन दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। ठीक भटगांव क्षेत्र में 1 जनवरी से हम लोग को नावापारा भूमिगत खदान को बंद किया गया और उस खदान को ये बोला गया था कि 1 अप्रैल से इसको चालू कर देंगे, लेकिन आज 10 महीना बीत गया और आज तक चालू नहीं किया गया। तो हम लोगों ने बोला कि आपसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इस पहल पर हम लोगों के यहाँ डीटी साहब गए थे, पीएनपी फ्रेंकली जय कुमार साहब, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीना में हम सीटीओ ले आएंगे। 24 अगस्त को उन्होंने सीटीओ के लिए आया बोले थे हम लोग को, और उसके बाद पूरा सितंबर बीत गया, लगभग 1.25 महीना तक, और उन्होंने सीटीओ पर कोई पहल नहीं किया। तब हम लोग 8 अक्टूबर से आंदोलन में आए हैं और सभी खदानों में गेट मीटिंग करते हुए आज 15 तारीख को यहाँ करेंगे और 24, 25, 26 को क्षेत्रीय स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा एवं 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन चक्का जाम हड़ताल होगा। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।